नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, लीगल एडवाइजर एसीआई के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जो इस हफ्ते चर्चा कर रहे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेकर कर रहे हैं। और आप सभी का मैं इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आगे हम बढ़ाते हैं अपने इस वेबिनार में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेके। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अब तक हमने वो जो चर्चा की कि कानून, जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है वो पार्लियामेंट को बनाने की क्यों जरूरत पड़ी और महिलाओं पे किस प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो अत्याचारों की जो बात हो रही है वह केस कौन फाइल कर सकता है। अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट की बात करें तो देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जो केस है, या तो कोई पीड़िता पास कर फाइल कर सकती है, या उसका कोई संबंधी फाइल कर सकता है, या फिर कोई एनजीओ या उसका वेल विशर जो है वो फाइल कर सकता है। और इसके बारे में हम ऑलरेडी कल चर्चा कर चुके हैं कि जो कंप्लेंट फाइल करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। जैसे आप डायरेक्टली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, पुलिस के समक्ष फाइल कर सकते हैं, वुमेन सेल के समक्ष फाइल कर सकते हैं, वुमेन हेल्पलाइन के थ्रू फाइल कर सकते हैं। तो इन सब की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। अब जो हमारा जो है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को कितनी संजीदगी से जुडिशरी के तहत उसका पालन किया जा रहा है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत क्या पीड़िता को न्याय मिल पाता है, ये कितनी जल्दी मिल पाता है, कितने दिनों में मिल पाता है, इन सब के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, पीड़िता का जो न्याय है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में जो जुडिशरी की जो पेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, फाइलों का बैकलॉग बहुत है। तो बैकलॉग बहुत ज्यादा होने की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि केसों की जो हियरिंग है उसे दोबारा हियरिंग आने में कई कई महीनों का समय लग जाता है। अब जब कई कई महीनों का समय लग जाता है तो उस समय को कम करने के लिए ही एक अल्टरनेट जो निकाला गया वो मीडिएशन सेंटर कहेंगे या मध्यस्थता केंद्र कहेंगे, उनके थ्रू भी, या फिर हमारी लोक अदालत के थ्रू भी उन कानूनों को, मैटर्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है ताकि पेंडेंसी को खत्म। ये सब इंटरकनेक्ट चीज है। अच्छा, महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध जो केस फाइल होंगे वो महिला कोर्ट में ही फाइल होते हैं। तो ये भी वहां पर जो जज साहिबा हैं वह महिला ही होती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि महिला के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए वहां पर कोई पुरुष वकील साहब, अधिवक्ता नहीं जा सकते हैं। और जो इस एक्ट के तहत लागू किया गया है, जैसे कि मॉनिटरी रिलीफ हो गया, वो चाहे फाइनल कंडीशन में हो या फिर इंटरिम स्थिति में हो, या फिर किसी महिला को अगर अकोमोडेशन से रिलेटेड है कि भाई कोई महिला कहीं रह रही है, वहां से उसको बाहर ना निकाला जाए, और स्पेसिफिक लॉ एक्ट के कानून, उसमें एक्ट में सेक्शंस दिए गए हैं कि कोई महिला यदि किस प्रकार पीड़ित है तो उसके पीड़ित जो है उसको लेकर के कौन से एक्ट के तहत जो हम एप्लीकेशंस जो फाइल करते हैं या महिला कर सकती है, इन सब का पार्लियामेंट ने बहुत ध्यान रखा है। और इन्हीं सब चीजों का ध्यान हमें पिटीशन या फिर एप्लीकेशन फाइल करते समय भी रखना चाहिए, ताकि जिस न्याय को हम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं पीड़ित पक्ष को, वह जल्द से जल्द और सुचारू रूप से दिलाया जा सके। जैसा कि ये मैंने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में बैकलॉग बहुत होने की वजह से अत्यंत डिले का सामना करना पड़ता है कई बार। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर भी एक फैसले आ रखे हैं कि जी मेंटेनेंस 3 महीने में, 6 महीने में डिसाइड हो, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती। वो टेक्निकल रीजंस है कि वहां पर देखें सुप्रीम कोर्ट की, वहीं पर ये भी जजमेंट्स है कि किसी को जो मेंटेनेंस डिसाइड करने से, इंटरिम मेंटेनेंस, फाइनल मेंटेनेंस की भी चर्चा नहीं कर रहे, अगर इंटरिम मेंटेनेंस भी डिसाइड करना है तो वो कैसे की जाएगी, उसके प्रोटोकॉल, मतलब जो उसकी कंडीशन क्या है कि जो अपोजिट पार्टी है और जो एग्रीव्ड है वो सब एक अपने एफिडेविट, इनकम एफिडेविट फाइल करें, एसेट्स फाइल करें, और ऑल सोर्स ऑफ इनकम्स के सोर्सेज डिस्क्लोज करें। अब कभी किसी वकील साहब ने किसी का एफिडेविट फाइल नहीं किया, या फिर पार्टी साइन करने नहीं आई, तो उस बिहाफ पे भी कई बार डेट्स लग जाती हैं, डिले हो जाता है।
तो जो डोमेस्टिक वायलेंस जो है उसको कम करने के लिए सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है जो इफेक्टिव तरीका है वो मीडिएशन है। यदि हम देखें कि मीडिएशन में अगर किस दोनों पार्टी मतलब किसी, यही एक वजह है कि जब जुडिशरी के समक्ष जब पे केस फाइल किया जाता है तो वहां पर जुडिशरी के जो जजेस हैं वो अर्ली स्टेज पे ही या प्राइमरी स्टेज पे ही दोनों पार्टीज से ये रजामंदी लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हाँ जी अगर ये मीडिएशन में सेटल हो सके ये इश्यूज जो है। देखिए वहां पर जुडिशरी का ये बिल्कुल भी मानना नहीं है कि अगर कोई एग्रीव है तो उसके राइट्स क्लोज हो जाए वहां पे या उसको डिले हो, नहीं। बेसिकली जुडिशरी ये चाहती है कि ये जो कि कैसे जल्दी से जल्दी इनका निपटारा किया जा सके, जो डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं, इस तरह के जो केसेस हैं। और इसके साथ ही कोर्ट वहां पर ये भी इंश्योर होती है कि जल्दी के साथ साथ न्याय भी मिलना चाहिए। जल्दी का मतलब सिर्फ ये नहीं केस खत्म करने से लगे, नहीं, जल्दी के साथ साथ न्याय भी मिलना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके ऊपर भी जुडिशरी ध्यान रखती है। अब जैसे कि महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, कि मैंने कहा कि कौन, देखिए घर में रहने वाली महिला ही डोमेस्टिक वायलेंस में केस फाइल कर सकती है। दूसरा कि उसका महिला होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी पुरुष अगर डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है तो वह इस कानून का फायदा नहीं ले सकता या फिर उनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो महिला होना अत्यंत आवश्यक है। और जैसा हमने पिछले वेबिनार में बताया कि महिला के साथ साथ उसका शादीशुदा होना भी जरूरी है, लेकिन शादी के साथ ही दूसरा एक जजमेंट्स ये भी कहती हैं कि शादी के साथ ही उनको कई ऐसी महिलाएं जो कि लिव इन में रहती हैं और तो उनको भी ये अधिकार है कि लिव इन में वो राइट्स उनको प्रोवाइड हो जाते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर उनके साथ हो रही है तो उसके विरुद्ध वो आवाज उठाएं, कानून के समक्ष जाएं, न्यायालय के समक्ष जाएं, कानून का पालन करें। और जो मशीनरी है कानून का पालन कराने की उन सबका उपयोग किया जाए। तो इसके पीछे जो मोटिव है कि महिलाओं के पीछे जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको कैसे कम या खत्म किया जा सके। ये हमारी जुडिशरी का बेसिकली जो मोटिव यही रहता है और पार्लियामेंट का भी यही रहा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बनाने को लेकर और डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर। इसके साथ ही मैं साथियों आप सभी से, अब हमारा ये डोमेस्टिक वायलेंस का आज चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। तो अब हम चर्चा करते हैं अपने एसीआई के बारे में कि हम जो एसीआई का जो हम अगर हम कहें तो एसीआई जो क्या कार्य करती है, कैसे कार्य करती है, तो उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने साथियों से पूछना चाहूंगा कि क्या किसी का कोई सवाल है जिसके ऊपर हम अभी चर्चा कर सकें। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई लीगल क्वेरी है तो बताएं प्लीज मुझे। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। नमस्कार सर। एक सेकंड, नमस्कार जी। मैं जरा अपना स्पीक, मुझे तो लगा मेरे हेडफोन में आवाज आएगी। हाँ जी राकेश जी। इसमें चला गया ये। सॉरी, 1940। आपकी थोड़ी सी एक सेकंड आवाज मेरे को कम आ रही है। मैं इसको ना ब्लूटूथ को ऐड ऑन कर रहा था, वो मेरे फोन से ऐड थी। हेलो जी बताएं आई सर। राकेश जी, बताएं प्लीज। सर मैं पूछ रहा था ये मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम है 1939। आवाज खराब हो गई है आपकी। नहीं, जो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम है ना। आपकी आवाज नहीं आ रही राकेश जी बिल्कुल भी मुझे। नहीं आ रही है। प्लीज अपने नेटवर्क को इंश्योर कीजिए। सॉरी, मैं हेलो आपको बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहा इस समय। नहीं सर। यासीन अंसारी जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, गुड इवनिंग। हेलो हेलो
हेलो, आई सर आवाज? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर? हेलो, हेलो, क्या हमारे किसी साथी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बताएं प्लीज। हेलो। नहीं यासीन जी, आपकी फिर से आवाज नहीं आ रही। आपने अभी मुझे लिख के भेजा नेटवर्क इशू, तो मेरे यहाँ नहीं है। मेरा बेसिकली इंटरनेट लैन वाला इंटरनेट चालू है यहाँ पे, और वो कनेक्ट दिखा रहा है मुझे। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ मोहम्मद बिलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आवाज आ रही है। आपकी भी आवाज क्यों नहीं आ रही? हेलो, हेलो, हेलो। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ जी राकेश जी, अब आ रही है आवाज सर? जी बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, ये मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 है, हम्म। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए है क्या? ये इसमें पुरुष ले सकता है तलाक फैमिली कोर्ट में? सॉरी बहादुर जी, आपने मुस्लिम लॉ की बात की ना? जी क्योंकि सर। उसके ऊपर ना मुझे ना थोड़ा अभी लिटिल नॉलेज है, तो मैं अभी इस समय आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन अगर आप अपनी क्वेरी बताएंगे ना, तो मैं थोड़ा रिसर्च करके आपको कल बता सकता हूँ। इसके जी लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने आज तक मुस्लिम लॉ का ना कोई केस भी नहीं किया है अभी तक मैंने। अच्छा सर। तो आपने कहा कि क्या मुस्लिम लॉ के तहत जो मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट है, यही कहा ना आपने? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 है ना? हाँ, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम मतलब मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट जी हो गया जी सर। 1939। हाँ, ये सिर्फ मेरे को भी है क्या? मतलब महिला भी इसमें डाइवोर्स ले सकती है? हाँ, महिला तो इसमें ले सकती है, क्या पुरुष भी ले सकता पुरुष है? भी ले सकता है? हाँ, ठीक है, ये इसमें पैसे। मैं देख लेता हूँ, आपको एक अगले वेबिनार में बता देता हूँ। जी और सर। या फिर अगर मुझे अभी मिल गया तो मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है? जी सर। जी। जब तक हमारे किसी और साथी का कोई सवाल हो तो प्लीज बताएं मुझे। जी यासीन अंसारी जी बताएं। जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि सर हमारी कल चर्चा हुई थी ना 498 पे, तो हाँ आपने जी। भी डिस्कस किया था। जी। लेकिन जैसा कि हम भी जानते हैं और सर आप भी जानते हैं कि 498 एक तरीके से लोगों का मतलब महिलाओं का फैशन बन गया है। जहां उन्हें परेशानी है वो वहां भी उसका यूज मतलब कर रही है, जहां नहीं है वहां भी उसका यूज करती हैं वो। तो उनके अगेंस्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए सर्वप्रथम तो ना हमारे साथ होता है क्या है बेसिकली, जो अभी मैंने अभी चर्चा की, जुडिशरी के अंदर ना टाइम बड़ा खराब होता है।
शायद उसी को लेके हमारी पार्लियामेंट ने नया लॉ बनाया है कि जुडिशरी का जो टाइम है वो कम कर देना चाहिए, लिटिगेशन का टाइम जो है वो कम हो जाए, कैसे जल्दी से जल्दी डिसीजंस दिए जाए या केस खत्म किए जाए। तो देखिए सर्वप्रथम तो ये होगा कि जब इन्वेस्टिगेशन होती है, देखिए अधिकतर लोगों को तो यही नहीं पता कि 498A के ऑफेंस में आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, बेधड़क होके ज्वाइन करें, ठीक है। जब आप ज्वाइन करें, अपना वहां पक्ष रखें पूरा का पूरा, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर उसके ऊपर डिसीजन देगी। और इनकेस ऐसा होता है कि पुलिस फिर भी आपको चार्जशीट कर देती है और जब कोर्ट से आप बरी हो जाते हैं, तब हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि हम डिफेमेशन का केस फाइल करें, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है कि अगर किसी ने हमारे ऊपर एक लिटिगेशन लगाया और वो उसमें सफल नहीं हो पाया, तो उसके अगेंस्ट जनरली क्या करते हैं ना लोग, कंप्लेंट ही फाइल नहीं करते। हमें सिविल या क्रिमिनल रेमेडी अवेल करनी चाहिए एक झूठा केस फाइल करने के ऊपर। देखिए यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो जनरली तो देखो होता है क्या कि जब इंसान बरी हो जाता है तो वो सोचता है छोड़ो क्या केस करना फालतू में, दोबारा कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब हम एक केस भी किसी व्यक्ति के खिलाफ फाइल करें ना, सपोज करो किसी ने हमारे 10 साल खराब कर दिए, 498 का केस चला, 3 साल इन्वेस्टिगेशन चलती रही, फिर जाके पुलिस ने चार्जशीट फाइल की और उसको खत्म होने में 7-8 साल लग गए, मतलब हमारे 10 साल ओवरऑल खत्म हो गए। तो वो जो मेंटल हैरेसमेंट है और वो जो जुडिशरी के ऊपर, मतलब सॉरी, जो लिटिगेशन के ऊपर जो एक्सपेंसेस, जो लॉयर की फीस, पिटीशन, ये सब चीजें जो फाइल की गई, इसके लिए हम हर्जाना क्लेम क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो जब तक हम क्लेम नहीं करेंगे जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। जी और ये एक बेसिकली होना क्या चाहिए ये ना एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि जब किसी भी महिला कोई अगर किसी के ऊपर झूठा केस फाइल कर दे, देखो अब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया आपको बरी कर दिया, इसका मतलब वो कंप्लेंट झूठी थी, जी तो हमें डिफेमेशन फाइल करना चाहिए 5 से 10 लाख रुपए का। बिल्कुल। लेकिन जनरली आदमी फाइल नहीं करता। भाई आपने अगर झूठी कंप्लेंट की तो इट मींस मुझे डिफेम किया समाज के सामने, पब्लिक के सामने। मैं कोर्ट जी में आ रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे गली वालों को, मोहल्ले वालों को पता लग जाए जिसकी बीवी ने तो केस फाइल कर रखा है इसके ऊपर, या इसकी बहू ने, या फिर इसकी ननद ने, या इसकी देवरानी, मैं तो समझ रही हो ना आप, जो भी हमारे रिलेशन बनते हैं जिसके सपोर्ट केस फाइल किया जाता है। तो जब अगर कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन देगी, देखो जब कोर्ट ने तो डिसाइड कर दिया कि आपको हम बरी करते हैं, आपके खिलाफ कुछ नहीं मिला, इट मींस वो कंप्लेंट झूठी होगी, इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकल के नहीं आया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम केस फाइल करेंगे तो कोर्ट हमें हर्जाना देगी। जब उस हर्जाने हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमारा टाइम खराब हुआ है, इसलिए कि ताकि लोगों को सबक मिले आने वाले टाइम पे। अगर ये एग्जाम्पल सेट हो गया हाई कोर्ट से या लोअर कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कि हाँ भैया आप अगर झूठा केस करते हो तो आपको ना पैसे भी देने पड़ सकते हैं आने वाले टाइम पे, और एक और मुकदमे के लिए तैयार रहना। अगर मैं वकील साहब यासीन अंसारी साहब मैं आपसे कहूं तो आप सिर्फ 498A छोड़ो, डीवी एक्ट ले लो आप मेंटेनेंस को ले लो, चाहे उसका पति उसे पैसे देता हो। अब सपोज करो यार, हम भी अपने घरों में जनरली किसी बीवी को अकाउंट में पैसे देते हैं क्या? कभी नहीं देते हैं ना। क्या कहते हैं, घर का खर्चा है चलो हाथ से ले लो, कैश दे दिया। बीवी जाके कहे कि मेरे को तो पैसे ही नहीं मिल रहे, कल को फिर आदमी अकाउंट में देना शुरू कर देगा ठीक है ना, जबकि वो दे रहा है। तो मतलब जो कानून किसी के अधिकार के लिए बनाए गए ना, उसका एक्चुअल में मिसयूज होता है, एज ए वेपन यूज हो रहा है, ये बात सच है। तो सर 5 या 7 यही साल रेप के, खराब। देखो जी यासीन साहब, ये तो हम सिर्फ 498A की बात कर रहे हैं जहां पर अभी वो बेलेबल हो गया है। पुलिस जो है पुलिस ही बेल पे छोड़ देती है जब से वो अरनेश कुमार की जजमेंट आई। लेकिन सर ऐसा है ना, जैसे 49 अभी तो महिलाएं इतनी चालाक हो गई हैं कि वो ओनली 498 नहीं लगाती हैं, वो हाँ, वो 376 लगा दिया, 377 लगा दिया उन्होंने, एग्जैक्ट 313 लगा दी। 2 दिन से मैं ये लगा दी। लोग कह रहे 313 साथ में लगी, शायद आपने कल डिस्कस किया था। मैंने कहा था तो 313 लगी। अब देखो एक्चुअली ये ज्ञान भी तो उनको वकील ही देते हैं, कहते हैं तेरा 498 में तो कुछ नहीं होना, 313 साथ में लगा। हाँ तो बेसिकली जो यहाँ पे बर्डन आता है ना, वो बर्डन आता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ऊपर कि सिर्फ सुन के बात पूरी मत करो आप। तो सर उस कंडीशन में अगर जी उस कंडीशन में कोई भी पर्सन अगर उस पे कोई भी केस हो जाता है तो उसको दैट टाइम ही उस पे उसके अगेंस्ट में केस करना चाहिए या फिर उसका नहीं जीतने के बाद।
जीतने के बाद तो फिर तो परेशान रहेगा तो वो जब तक उसका देखो ट्रायल तभी चलेगा। देखो, मैं बात आपकी समझ गया, अगर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है तो यू हैव टू मूव बिफोर द हाई कोर्ट 482, क्वेश्चनिंग में चले जाओ। लेकिन जब आपके पास सबूत नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो देखो केस झूठा है? झूठा कब होगा? जब जुडिशरी कह देगी, हम्म। है ना? तभी तो हुआ ना कि बरी कर दिया, इट मीन्स वो कंप्लेंट फेक थी। तभी तो आप कंप्लेंट, तभी तो आप, और उस आपकी लिमिटेशन भी डिफेमेशन की उसी दिन शुरू होगी। हाँ ऐसा नहीं है कि 7 साल हो गए आपके केस को चलते हुए तो आपको डिफेम तब किया था, आपकी लिमिटेशन वहां से होगी। नहीं, आपकी लिमिटेशन वहां से शुरू होगी। आपको स्ट्रांगली आर्ग्यू करना पड़ेगा और स्ट्रांगली पिटीशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी, मेरी लिमिटेशन तो वहां से आई जहां से मैं बरी हुआ। बरी हुआ जी। तो अब ये तो देखो 498 है तो बहुत छोटी सी चीज कहूंगा, लोग तो पॉक्सो को बड़ा गलत इस्तेमाल उठा रहे हैं, कर रहे हैं अभी आज तो की डेट जितने में। भी एक्ट हैं लोग मिसयूज ही कर रहे हैं उसका, राइट वे में कोई करता ही नहीं है उसको। जनरली मैं अगर देखूं, हम इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहे हैं लेकिन मैंने देखा है कि पॉक्सो के केस में कंपनसेशन मिलता है, प्राइमरी स्टेज पे भी मिलता है और बाद में भी मिलता है, आफ्टर कन्विक्शन भी एक प्रोविजन है ना। उस पैसे के लिए ही लोग पॉक्सो लगा देते हैं। जी अब लॉ ये कहता है जी लड़की ने या लड़की की माँ ने जो कहा वो बिल्कुल सच है, ये तो फिर भी कम है कि यहाँ तो लोग जेल नहीं जा रहे, वहां पॉक्सो में तो लोग अंदर काट के आ गए, 10-10 साल, 12-12 साल, 8-8 साल, 9-9 साल, कोई सुनता नहीं उनकी, और कई बार कन्विक्शन भी हो जाती है। तो सर जो लड़का है उसकी तो लाइफ फिर खराब हो गई ना, 4-5 साल चला गया झूठे मुकदमे के अंदर, फिर वो वापस बिल्कुल लौट के बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली। तो फिर वो उसको कोई अपना एक्शन लेगा। कंपनसेशन क्लेम करना चाहिए ना, अगर वो जो केस प्रूव नहीं हुआ तो। लेकिन आदमी करते नहीं, आदमी ये सोचता है, कहता है जी ये तो हम, ऐसा ना हो ये अपील में चले जाए। भाई देखो वो अपील में चले जाए ठीक है, लेकिन आपको वो रेमेडी अवेल करनी चाहिए। आप 4 साल जेल में काट के इसका मतलब समझते हो? और जेल तो चलो ठीक है आदमी काट आया, लेकिन ये देखो कि बाहर आके उसको कितनी जिल्लत, क्योंकि इंसान उसको उस नजरिए से नहीं देखता फिर। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा जो, हम एक सभ्य समाज की अगर हम बात करें तो फिर आपको रेपिस्ट बोलेंगे, या फिर भाई तुम तो जेल काट के आए हो और उसका करियर खत्म हो गया। दूसरी बात बिल्कुल पे फ्यूचर करियर फ्यूचर खत्म हो खराब गया। है उसका। आप कहीं भी नौकरी करके आए हो, सपोज करो आपकी उम्र 35 थी, आप जेल से निकले 40 हो गए, अब आपसे वो नौकरी वाला यही पूछे भाई 5 साल क्या किया, क्या कहोगे मैंने क्या किया? बता दिया मैं जेल काट के आऊं कि जी मैं क्रिमिनल्स को नहीं रखता। आपने नहीं बताया तो बताओ आपने क्या किया? बहुत 5 साल सारी गैप चीजें आ हैं। गया। बेसिकली बिल्कुल 5 साल का गैप कहीं भी आप नहीं दिखा सकते। तो इस मिसयूज को रोकने का कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि ये रुक सके, ये रुकेगा नहीं, फिर जिसको यूज करना है वो करेगा एक तरीके से। हाँ, देखो जी कंप्लेंट फेक है या फिर सही है, सच्ची है, ये तो डिसाइड जुडिशरी करेगी। तो जी। जुडिशरी की रेमेडी अवेल करने के बाद ही ये आएगा जो भी आएगा। हम्म। जब तक हम कहीं कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रूफ है तो हम 482 लगा सकते हैं, क्वेश्चनिंग में जा सकते हैं, है ना? ये हो जी सकता है। तो हाँ जी ठीक है। साथियों, किसी और का कोई सवाल बिल्कुल। प्लीज अगर है तो।
राकेश बहादुर खान साहब, आपका क्वेश्चन था ना अभी ये? जी सर। सर ये तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, और इसमें तो राइट सिर्फ महिला के लिए, ये तो कहीं मेल के लिए तो सेक्शन ही 6 है इसके अंदर पूरे एक्ट में। एक तो टाइटल में ही निकल गया, दूसरा ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है, नोटिस टू बी सर्व ऑन हेयर्स हस्बैंड। तो ग्राउंड्स भी हैं कि मेंटेनेंस नहीं देता तो डाइवोर्स ले सकता है, बहुत सारे ग्राउंड्स है, बेसिकली 7 साल से ज्यादा की कन्विक्शन हो गई है तो डाइवोर्स के लिए एंटाइटल है। तो इसमें तो सर कहीं भी ये प्रोविजन नहीं है कि वो मतलब मेल्स के लिए कि वो इसके तहत फाइल कर सकते हैं। ये जो एक्ट है ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है, मुस्लिम वुमेन्स के लिए, सॉरी। और इसका नाम भी डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट है। यहाँ वुमेन तो लिखा ही जाना चाहिए था, सिर्फ मुस्लिम मैरिज क्यों लिखा गया? इसमें तो नहीं है सर कहीं भी ऐसा।